हैं। तो आपने जब फिल्म बनाई, आपने दोनों पक्ष इस फिल्म में क्यों नहीं दिखाए? क्या एक पंडित समाज के लीडर के तौर पर आप मानते हैं कि ये कमी ये उस फिल्म के अंदर आपको नजर आती? इस फिल्म से हिंदू और हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में टेंशन और बढ़ेगा, इससे नफरत और बढ़ेगी, ये सब कुछ भी कहा जाए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, 7 साल आपको सत्ता में हो, तो मुझे ये बताइए 7 साल आप लोगों को सत्ता में हो गए, आप लोग कश्मीरी पंडितों की प्लाइट को लेकर बड़े सेंसिटिव हैं, बार बार उसको आप उसकी बात करते हैं, सारे नेता बात करते हैं, लेकिन आप कश्मीरी पंडित की जिंदगी में जो बदलाव की वो उसको उम्मीद थी 7 साल में नहीं ला पाए। कब आएगा बदलाव? कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को लेकर अचानक ऐसा लगता है कि सभी लोग एक्टिवेट हो गए हैं। कश्मीर फाइल्स इस फिल्म के आने के बाद पॉलिटिकल लोग भी एक्टिव हो गए हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जिस तरीके से फिल्म के निर्माताओं के साथ मुलाकात की, उस मुलाकात के बाद तो इस फिल्म पर राजनीति जो है वो और तेज़ हो गई है। लेकिन कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों से जब हम मिलते हैं तो वो कहते हैं ये फिल्म हमारा दर्द, हमारी तकलीफ़ बयान करती है। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथ में कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ एक लंबे समय से, खुद भी कश्मीरी पंडित हैं और समुदाय के साथ एक लंबे समय से समुदाय को लेकर जो इनके इश्यूज़ हैं, एक लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, अश्विनी चुरंगू। अश्विनी जी, मुझे बताइएगा सबसे पहले कि आपने ये जो जेनोसाइड को लेकर बात कही जा रही है, मुझे अच्छे से याद है जब आप एक एक्टिविस्ट हुआ करते थे तो इस पर बहुत ज़्यादा काम आपने किया है, डॉक्यूमेंटेशन की है, डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं की थी। मुझे ये भी याद है कि यूरोप में पार्लियामेंटेरियंस का एक डेलीगेशन आया था, उसको भी आपने एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें आपने वो सारी तफसील बताई थी कि क्या कुछ हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कश्मीर ये जो है द कश्मीर फाइल्स, ये एक तरह से आप ये समझिए कि कश्मीरी पंडितों की जो स्ट्रगल है पिछले 32 सालों की, और विशेषकर उसमें कश्मीरी पंडित जिनोसाइड को लेकर के जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो हमने दुनिया के सामने रखा, सरकार के सामने रखा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने रखा, मेंबर पार्लियामेंट्स के सामने रखा, उसको लेकर के एक ये फिल्म कह सकते हैं कि उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। 32 साल के बाद एक तरह से सारे संघर्ष को लेकर के हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये संघर्ष, ये फेज़ जो है वो समेटा गया है इस फिल्म के माध्यम से। देखिए, ये जो इसमें जिनोसाइड का इशू उठाया गया है, आपने जैसे अभी कहा, ये बात सही है कि 1990 में जब हमारे साथ में विस्थापन का वो दौर और वो संघर्ष जो हमने सारा देखा, उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू आया कि जो हमारे साथ हुआ है वो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे, क्योंकि कई ऐसे नाम सामने आए थे जैसे हमें उस समय की सरकार ने सोच समझ करके कि दुनिया को जो असलियत है वो उनसे छिपाई जाए, उस वक्त के पॉलिटिकल क्लास ने, उस वक्त के लॉबीज़ ने ये कर लिया था कि कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर से उन्होंने माइग्रेशन की है, और ये माइग्रेशन और माइग्रेंट शब्द जो है वो हमारे विस्थापन के साथ जोड़ा था, वो हमारे एक्सोडस के साथ जोड़ा था। और उस बात को लेकर के फिर हम काफ़ी संघर्षमयी हो गए, और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के चैनल में जब हम आगे बढ़े तो ये मेरा बड़ा जोर था उन दिनों कि हमने जिनोसाइड के इशू को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और सरकार के सामने रखना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा इशू क्या है, फिर हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने रखा, जिन्होंने 1999 में अपने डिसीजन में ये कहा, जो उनका जून 1999 का डिसीजन था, उसमें उन्होंने कहा दैट एक्ट्स एकिन टू जिनोसाइड हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट कश्मीरी पंडित्स एंड अ जिनोसाइड टाइप डिजाइन में एग्जिस्ट अगेंस्ट देम। ये बहुत बड़ी बात थी। ये सरकार ने उसके बाद में इसको लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाना चाहिए था और एक तरह से इसकी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट को इसकी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और धीरे धीरे करके इस मामले को जब हमने सामने लाया, अनेकों मंचों पर उठाया, तो विवेक अग्निहोत्री जी हमें कोई 3-4 साल पहले मिले, जिनके सामने हमने बात की, इस तरह की बात की, एंड देन ही डिसाइडेड एट हिज ओन लेवल कि उनको इस तरह से आगे आना चाहिए और एक फिल्म बनानी चाहिए। अब इस फिल्म को लेकर के कई सवाल खड़े हो गए हैं। एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि बाकी समुदायों के लोग भी मर गए और उनको मारा गया, कश्मीरी पंडित समुदाय के इतने ही लोग मरे, बाकी समुदायों के इतने लोग मरे।
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह से लाशों के ऊपर राजनीति जैसी दिख रही है और बिल्कुल डिसटेस्टफुल है इस तरह की बात। देखिए, 1 जान जाए, 100 जान जाए या 1000 जान जाए, वो दर्द एक ही तरह का होता है। और जहां तक जिनोसाइड की बात है, जिनोसाइड इज नॉट एन इशू ऑफ नंबर्स, जिनोसाइड इज एक्चुअली इंटेंट ऑफ द क्राइम। इट इज द इंटेंट ऑफ द क्राइम दैट डिटरमिन्स वेदर द जिनोसाइड हैज टेकन प्लेस और नॉट। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखिए, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा जो होलोकास्ट हुआ और किया गया वो था ज्यूज के साथ में। अब ज्यूज कितने मरे कितने नहीं मरे वो एक अलग इशू है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, हिटलर यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कंप्लीट हिज मिशन। व्हाट वाज हिज मिशन? उसका एक इंटेंट था, वो था कि जो ज्यूज हैं, वो रेस जो है, कम्युनिटी जो है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, समाप्त किया जाए। एंड ही यूज्ड in order to accomplish the intent of his mind the instrument of World War II. Likewise in Kashmir what happened? एक इंटेंट लगातार था कि कश्मीर को कश्मीरी हिंदुओं से खाली किया जाए, कश्मीरी पंडितों को यहां से निकाला जाए, और जो टेररिज्म था दैट वाज यूज्ड एज अ टूल, एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कंप्लीट द मिशन ये था। अब देखिए 1986 की बात है। अब 1986 में जो हुआ, मंदिरों पर अटैक हुआ, लोगों के मकान जलाए गए, उस वक्त बंदूक नाम की कोई चीज नहीं थी, बट दिस वाज डन। और उस वक्त पाकिस्तान नाम की चीज भी बीच में लाई नहीं गई कहीं पर। और जो उस वक्त हुआ, ये सारा जो हुआ, उसमें उस समय के जो कांग्रेस के लीडर्स थे, मुफ्ती मोहम्मद सैयद वगैरह, वो सारे उसमें मुलविस पाए गए। और इतना ही नहीं, उन पर आरोप भी आया। और कमाल की बात है, जो 127 के करीब लोग उस वक्त फिर अरेस्ट हुए थे, उसमें से 95% कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन अश्विनी जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस फिल्म के आने के बाद कश्मीरी मुस्लिम समुदाय जो कश्मीर घाटी में हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जितना दर्द कश्मीरी पंडित समुदाय ने सहा है, उतना ही दर्द हम लोगों का भी है, और उससे कुछ कदर ज़्यादा दर्द और तकलीफ में हम लोग रहे हैं। तो आपने जब फिल्म बनाई, आपने दोनों पक्ष इस फिल्म में क्यों नहीं दिखाए? क्या एक पंडित समाज के लीडर के तौर पर आप मानते हैं कि ये कमी ये उस फिल्म के अंदर आपको नज़र आती है? देखिए, ये फिल्म जो है, ये कश्मीर और कश्मीरी पंडितों को लेकर के जरूर है, मैं ये मानता हूं। फोकस जो है इसमें कश्मीरी पंडित है। क्यों? क्योंकि पिछले 32 साल में कश्मीरी पंडितों को लेकर के जो बात थी, जो सच्चाई थी, उसको दुनिया के सामने, लोगों के सामने छिपाने की कोशिश की गई थी। जैसे आज तक कश्मीर पे कई फिल्में आई हैं, उसमें कई इश्यूज डिस्कस हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कश्मीरी पंडितों का उसमें विषय नहीं है। किसी भी फिल्म में कश्मीरी पंडितों का विषय नहीं है। ये निर्माता ने फैसला करना होता है कि उसका फोकस क्या है, नंबर 1। एंड नंबर 2, देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, ये जग जाहिर है कि किया किसने, कैसे किया, उसमें इन्वॉल्वमेंट की थी। जैसे एक नारा लगा, हमें क्या चाहिए निज़ाम मुस्तफ़ा, या दूसरा नारा लगा, हमें क्या चाहिए पाकिस्तान, बट और उस्तोई बटने उसान। मतलब क्या हुआ उसका? ला शर्किया ला गरबिया इस्लामिया इस्लाम, इसका मतलब क्या है? इस तरह के जो सारे नारे थे, दे वर वर्चुअली एम्ड एट टू इथनिकली क्लींस कश्मीर ऑफ कश्मीरी पंडित्स। अब एक नारा है, देखिए वो बड़ा अजीबो गरीब वो दास्तां बयां करता है। दैट इज द इंटेंट, जो मैंने कहा आपको जिनोसाइड को लेकर के कि इंटेंट ऑफ क्राइम क्या था। उन्होंने कहा उसमें कि उस नारे में ही है, रिलिव सेलिव गलिव। रिलिव मीन्स you mingle and get converted. Relive Saliv means आप यहां से भाग जाओ. Galiv means you be ready to die. ये जो है Relive Saliv और Galiv, this speaks of the intent of the crime जो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ वहां पर उसकी साजिश रची गई। यहां पर एक बात कहनी बड़ी जरूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, कश्मीरी मुस्लिम के साथ भी ये बात नहीं है कि उनके साथ जुल्म और तशद्दुद नहीं हुआ, टेररिस्ट ने किया। अब कश्मीरी मुस्लिम ने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ क्या किया, या कश्मीरी मुस्लिम समुदाय में से लोगों ने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ क्या किया, ये तो बिल्कुल जग जाहिर है। लेकिन कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं है आज तक पिछले 32 या 35 सालों में जहां कश्मीरी पंडित ने किसी कश्मीरी मुस्लिम के अगेंस्ट कुछ किया हो। कोई एक इंस्टेंस भी नहीं है। देयर वॉज नॉट इवन ए सिंगल इंस्टेंस। सो इट वॉज नथिंग लाइक
हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड हिंदूज। कोई इसको इस तरह की शक्ल अगर देना चाहेगा वो गलत है। लेकिन मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी इस फिल्म से हिंदू और हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में टेंशन और बढ़ेगा, इससे नफरत और बढ़ेगी, ये सब कुछ भी कहा जा रहा है। देखिए, वो सारे लोग जो ये चाहते हैं कि सच्चाई जो है वो लोगों के सामने ना लाया जाए, जिससे कि पंजाबी में एक कहावत है मिट्टी पाओ, तो मिट्टी पाने की बात आपको याद होगा 2019 में जब इलेक्शन था तो उस समय साम पित्रोदा अमेरिका से यहां आए थे कांग्रेस की कैंपेनिंग करने के लिए। उन्होंने 1984 के सिख जो उस समय राइट्स हुए थे, सिखों के खिलाफ जो उस समय जिनोसाइड हुआ था, उसके बारे में यह कहा था, स्टेटमेंट दिया था, आपको याद होगा, उसकी बड़ी भर्त्सना हुई थी। उन्होंने कहा था हुआ तो हुआ। ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जो हुआ अब उसको भूल जाओ, हुआ तो हुआ, दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। अगर ये सिख जिनोसाइड के बारे में एक्सेप्टेबल नहीं है तो कश्मीरी पंडित एक्सोडस के बारे में भी, जिनोसाइड के बारे में भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, एक बात आती है बार बार, फॉरगेट एंड फॉरगिव। फॉरगिव की बात जहां तक बात है, हाँ, दिस इज इन अवर कल्चर, दिस इज इन अवर सिविलाइजेशन, दिस इज इन अवर एथॉस, ओवरऑल ह्यूमैनिटेरियन एथॉस में है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, पुरानी जो गलतियां हैं उनको माफ करते हैं। बट वन थिंग इज वेरी सर्टन, माफ तो किया जा सकता है, फॉरगिव किया जा सकता है, लेकिन फॉरगेट नहीं किया जा सकता। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना है। जो आपने ये मुस्लिम फैक्टर बीच में लाया कि मुस्लिमों और हिंदुओं में इससे दरार पैदा होगी, देखिए हमारा मानना है। लोग बहुत सारे ये भी कहते हैं कि जब आप हैदर बनी और उसके अलावा और कई कश्मीर के ऊपर फिल्में बनी, मिशन कश्मीर बनी, लोग ये कहते हैं कि जब ये फिल्में आई तो इसमें जो कुछ दिखाया जा रहा था हमने उसको एक्सेप्ट किया, हमने उस पर कोई विरोध नहीं जताया, हमने नहीं कहा कि ये हिंदू मुसलमानों की जो नफरत बढ़ाएगी, ये करेगी, वो करेगी। एक फिल्म कश्मीर फाइल्स बनी और आप कह रहे हैं कि ये नफरत बढ़ाएगी। यहां पर मैंने ये कहना है कि अगर आप इसी बात को लेकर के मैंने ये कहना है कि देखिए, अगर आपने रिकंसिलेशन की ओर बढ़ना है, अगर आपने रिकंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ना है, तो बड़ा जरूरी और लाजमी बनता है कि इतिहास की सच्चाइयों को कबूल करें, जो सामने सच है आपके उसको कबूल करें और गलतियों को माने। अगर आप ये सोचते हैं कि जो एक समाज है वो गलतियां अपनी स्वीकार करेगा, आगे जाने वाला रास्ता वो बहुत ही सपाट होगा, साफ सुथरा होगा और उसमें रास्ते निकल आएंगे कि जो पुरानी गलतियां हैं वो ना हो। क्या हो जाता है, when we forget the history, उसमें एक गुंजाइश रहती है, हिस्ट्री गेट्स रिपीटेड। मुझे एक चीज बताइएगा अश्विनी जी कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, 7 साल आपको सत्ता में हो गए। मैं जगती के 2 रूम टेनेमेंट में जाता हूं, मैं उसको 2 रूम टेनेमेंट नहीं कहता हूं, मैं उसको 1 रूम टेनेमेंट कहता हूं, क्योंकि एक लॉबी होती है हर घर में। उस 1 रूम टेनेमेंट में कई जगह पर मैंने ये भी देखा 2-2 परिवार एक साथ रह रहे हैं। उस 1 रूम टेनेमेंट की मरम्मत अब हो रही है, लेकिन हालत अभी भी खस्ता है उसकी। वहाँ रहने वाले कश्मीरी पंडित के उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, कोई इनकलाब नहीं आया। उधमपुर में रहने वाले कश्मीरी पंडित की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। अभी मैं जिनसे मिल के आया कश्मीरी पंडित से, उन्होंने मुझे कहा कि हम लगभग 29 साल के बाद हमने जम्मू में मकान खरीदा है और अब हम मकान में रहने लगे हैं, वरना 29 साल तक मैं किराए पर रह रहा था। बहुत सारे कश्मीरी पंडित आज भी आपको किराए की ज़िंदगी गुजारते नजर आएंगे। उनके बच्चे जो हैं वो आपको आज भी नौकरी ढूंढते नजर आएंगे। तो मुझे ये बताइए, 7 साल आप लोगों को सत्ता में हो गए, आप लोग कश्मीरी पंडितों की प्लाइट को लेकर बड़े सेंसिटिव हैं, बार बार उसको आप उसकी बात करते हैं, सारे नेता बात करते हैं, लेकिन आप कश्मीरी पंडित की ज़िंदगी में जो बदलाव की वो उसको उम्मीद थी 7 साल में नहीं ला पाए। कब आएगा बदलाव? देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, मैं ऐड करना चाहूँगा। जो आपने कहा, मैं उस बात से इनकार नहीं करता। आप जो कह रहे हैं वो सच्चाई है और सच्चाई पर आधारित है। जो भी आपने कहा, कई कश्मीरी पंडित मुझे मिलते हैं जो मुझे इस तरह की कंप्लेंट लेकर के आते हैं जैसे आपने कही। देखिए, कश्मीरी पंडितों को एक साइड में रख करके पहले मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो इनिशियल फोकस लगातार था कि कश्मीरी पंडितों के लिए जो प्रधानमंत्री पैकेज है वो पूरी कर दी जाए। हालांकि यहाँ पर मैं मानता हूँ, देखिए, प्रधानमंत्री पैकेज जो है वो फुल ऑफ फ्लॉज हैं और उस पर कोई सोच विचार उस वक्त नहीं किया गया था जिस तरह से कांग्रेस ने उस वक्त इसको लाया था। कई बार बहस करते हुए मैं ये कहता हूँ, चर्चाओं में मैंने कई बार कहा है, दिस इज़ नॉट ए कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयमेंट पैकेज, दिस इज़ ए कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयमेंट
होस्टेज प्रोग्राम। इट इज़ नॉट ए पैकेज, इट्स अ होस्टेज, इट इज़ वर्चुअली अ होस्टेज, क्योंकि जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित प्रधानमंत्री पैकेज के माध्यम से वहाँ गए, वो कोई सुख से वहाँ नहीं रह रहे हैं, वो कोई सुख की ज़िंदगी वहाँ नहीं बिता रहे हैं। मैं आपको बहुत अंदर की बात कह रहा हूँ, दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी। अब ये है कि नौकरी है, नौकरी के बहाने बेचारे वहां पर है, और उनके लिए ट्रांसफर की भी कोई पॉलिसी नहीं। दिस पैकेज हैज फेल्ड एज अ रिहेबिलिटेशन पैकेज, जैसा कि उस वक्त ये क्लेम किया गया था। इट इज अ डैम सिक्योर। लेकिन एक बात है, अब नौकरी है तो 3000 से कम, लगभग कोई 2500 के करीब जो थे वो पद पहले 8 सालों में 9 सालों में भर दिए गए थे। ठीक। पिछले 2 सालों में बाकी जितने भी है 6000 पद जितने भी थे, 3000 और कुछ, वो सारे भर दिए गए हैं। अब सिर्फ 200 के करीब लगभग जो है वो खाली है। उस पर भी 89 का एडवर्टीजमेंट, 89 पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट कुछ दिन पहले आ गया है। दिस वर्क हैज बीन डन बाय द बीजेपी, जिसको स्टॉल किया गया था। अब उसमें बीजेपी का, मैं यहां पर उनको कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, उसका कारण है बिकॉज दिस इज नॉट एक्चुअली द बेबी ऑफ बीजेपी। उन्होंने, ये बीजेपी का बेबी नहीं था, ये पहले ही जो सरकारें थी। लेकिन आप बदलाव तो ला सकते थे इस पॉलिसी में। हाँ, ये मैं मानता हूं, हम इसकी पॉलिसी में बदलाव जरूर ला सकते। यानी मुझे बताइए, कोई भी किसी भी समुदाय का आदमी हो, वो अगर कश्मीर में उसकी नौकरी लगती है, मान लीजिए कठुआ का कोई बच्चा पुलिस में काम कर रहा है, वो अगर पोस्टेड है श्रीनगर में, उसकी ट्रांसफर कठुआ हो सकती है, सांबा हो सकती है, लेकिन एक कश्मीरी पंडित को क्यों आप रोक कर रख रहे हैं घाटी में? जबकि आप भी जानते हैं, सच्चाई ये है, जब कोई त्योहार होता है, कुछ होता है, वो कश्मीरी पंडित जो है त्योहार मनाने के लिए जम्मू आता है। दैट मींस ही इज नॉट सेटल्ड, दे आर नॉट सेटल्ड इन कश्मीर एंड दे विल नॉट गेट सेटल्ड। उसका कारण है क्योंकि, और यू फर्मली बिलीव उनके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो सारा पैकेज है, दिस इज ए डिफेक्टिव पैकेज। मैंने इसीलिए आपको कहा ये एक होस्टेज पैकेज है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप एक्चुअली कश्मीरी पंडितों को वहां पर बसा पाएंगे। इट इज नॉट, दिस पैकेज डज नॉट कैरी द इंटेंट ऑफ ए सीरियस नेचर, जिसमें हम ये कहेंगे कि हां एक्चुअली कश्मीरी पंडित वहां बस सकता है। और दूसरी बात, नौकरियों के सहारे कश्मीरी पंडित कश्मीर में बस नहीं सकता। अगर नौकरियों के सहारे हमने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाना होगा तो एक बड़ा सवाल पैदा होगा। अगर आपने 3 लाख लोगों को कश्मीर में फिर से बसाना है तो 3 लाख नौकरियां देनी होगी क्या? अगर हम यही क्राइटेरिया लेते हैं, क्या दे पाएंगे फिर 3 लाख? और क्या दे पाएंगे, लाएंगे कहां से, कैसे दे? दिस वाज एब इनिशियो ए डिफेक्टिव स्कीम। तो क्या मानते हैं, पनून कश्मीर अब रियलिटी है? बिकॉज यू हैव लॉन्ग उस एक प्रपोजल को लेकर, उस एक एजेंडे को लेकर लंबे समय तक देखिए, कश्मीरी पंडितों को लेकर के, उनकी पुनर्स्थापना को लेकर के पहला सवाल जो हमारा ये है कि जो ये पैकेज है, इसमें जो खामियां हैं उसको लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन, डेफिनेटली इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, नंबर 1। नंबर 2, अब कश्मीरी पंडित कश्मीर में कैसे बच सकता है? जिस तरह का आपने इस फिल्म के माध्यम से, हमारे संघर्ष के माध्यम से, जैसे कि अभी आपने रेफर किया, या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो 1999 में जजमेंट दी थी, या बाकी सारे जिनमें उन्होंने माना कि ये इथनिक क्लींजिंग है। जब इथनिक क्लींजिंग के माध्यम से कहीं से कोई समुदाय बेदखल हो जाता है, उसको वहां पर बसाने के लिए भी हमने एक नए तरीके, इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, सो इट नीड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशंस। इसलिए हमारा ये मानना है कि ये तो बीजेपी की जो डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी कोई 4-5 साल पहले पास किया था, और उसके बाद में भी कई रेजोल्यूशन आए हैं जिसमें यह कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों को लेकर के 1 प्लेस सेटलमेंट होनी चाहिए कश्मीर में। ओनली देन विद पॉलिटिकल पावर्स, विद द डिजिग्नेटेड पॉलिटिकल पावर्स, उनको वहां पर मिलना चाहिए। अब एक दूसरा सवाल पैदा होता है यहां पर, अभी जेएंडके असेंबली है, जेएंडके असेंबली में फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 40 years there is no representative of Kashmiri Pandits who has been duly elected by the Kashmiri Pandits to have their representation in the assembly because there is no mechanism। इसीलिए हमने डिलिमिटेशन कमीशन से भी कहा कि मिनिमम आप ये कह सकते हैं, सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट में एक रेफरेंस दे सकते हैं कि कश्मीरी पंडितों के लिए आप एक तरीका ढूंढिए जिससे कि वो असेंबली में रिप्रेजेंट हो सके। हमारा ये मानना है, देखिए, कंसिस्टेंटली कश्मीरी पंडित कम्युनिटी सारी ये मानता है। लेकिन मैं इस पर भी आऊँगा। अश्विनी जी, मुझे ही बताइएगा, कश्मीरी पंडित समुदाय से अश्विनी चुरंगू आते हैं, आप एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जब तक रन कर रहे थे, आपका पूरा समुदाय आपके साथ था, आपके साथ चलता भी था, मतभेद थे वो मानता हूँ,
लेकिन जब से आप भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, कोई और बड़ा कश्मीरी पंडित लीडर हमने बीजेपी जाते हुए नहीं देखा। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर है, कोई एकजुट जम्मू के प्लेटफॉर्म पर है, कोई एक पनून कश्मीर के प्लेटफॉर्म पर है तो वहीं है, लेकिन मैंने उनको बीजेपी ज्वाइन करते हुए, एकमात्र आप लीडर थे जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। मुझे ये बताइएगा, ये बाकी लीडर क्यों नहीं ज्वाइन करते? क्या उनको बीजेपी एंटाइस नहीं करती, या उनको ये लगता है कि बीजेपी सिर्फ बोलती है, हमको लेकर बीजेपी सीरियस नहीं है, इसलिए वो इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहे? और खुद आपका एक्सपीरियंस क्या है? देखिए, जब एक पार्टी में एक व्यक्ति होता है, पॉलिटिकल पार्टी में, पर्टिकुलरली तब जब वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हो, तो एक फैसिलिटेशन हो जाती है। वो फैसिलिटेशन क्या है? वो ये है कि जो आपका एजेंडा है, जो आपका इंटेंट है, और जो आप कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए करना चाहते हैं, वो आप पार्टी के माध्यम से, वो आप सरकार के माध्यम से करवा सकते हैं, वहां पर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और उस मामले में मैं बड़ा सेटिस्फाई हूं। ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स आई हैव बीन एबल टू डू a lot many things for कश्मीरी पंडित। बहुत सारे काम करवाए हैं। कुछ तो पूछ रहा हूं, बाकी जितने कश्मीरी पंडित लीडर हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। सारे अपना अच्छा काम कर रहे हैं, सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एक ही पार्टी में सारे आ जाएं वो भी कोई जरूरी नहीं है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो सारे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका अपना काम तो कहते हैं रुक ही गया, जो आप अपना खुद का काम, बहुत ज्यादा रिसर्च वाला काम करते थे, बाकी काम करते थे, वो चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है। मैं उसमें कोई पीछे नहीं हूं। हमने कई आयाम उसमें जोड़ दिए हैं। आई एम ऑन इट। वो जो रिसर्च वर्क है, ये जो आप देख रहे हैं, ये कश्मीर फाइल्स है, ये भी एक प्रकार से यही वो कमरा है जहां पर हम अभी बैठे हुए हैं, जहां पर इसके बारे में पहले 3 इंटरव्यू हुए थे, पूरे लंबे 2-2 दिन वो चला था, जिसमें बात हुई थी। ऐसे कई एक प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हमने काम किया हुआ है। अश्विनी जी, लोग जो आप ही के समुदाय के लोग हैं, वो ये भी कहते हैं जी अश्विनी जी इस भारतीय जनता पार्टी में गए तो इन्होंने अपना घर परिवार ठीक कर लिया, बाकी समुदाय के साथ जो कुछ करना चाहिए था, समुदाय के लिए जैसे लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वैसे उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। देखिए, ऐसा हर एक व्यक्ति का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हम पब्लिक लाइफ में हैं, हमारा रिश्ता ताली और गाली के साथ है। कई लोग तालियां बजाते हैं, कई लोग गालियां भी देते हैं, लेकिन ना हम ताली के कारण फुदकते हैं और ना हम गाली के कारण निराश होते हैं। हमारा काम होता है लगातार चलना। बाकी रही बात घर संभालने की, देखिए जहां तक घर संभालने वाली बात है, एवरी पर्सन हैज अ राइट एंड अ ड्यूटी टू डू दैट। भारतीय जनता पार्टी से आप एक चीज श्योर ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को फेवर देने वाली नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है जहां आपको किसी प्रकार का फेवर मिल सकता है। इफ यू आर इन बीजेपी एंड यू आर डूइंग समथिंग इन बीजेपी एंड जो आप कर रहे हैं वो टेंजिबल है और उससे देश का फायदा है, तब हो सकता है आपको कोई रोल मिल जाए आगे। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी में ये अपीजमेंट वाली पॉलिसी जो कांग्रेस में होती थी। तो फिर अश्विनी चुरंगू गुम क्यों हो गए? आप प्रवक्ता थे पार्टी के, प्रवक्ताई से अब आपको जो है चेयरमैन बनाया गया है एक सेल का। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जो मेरे पास जो पॉसिबिलिटी मेरे पास है और उस पॉसिबिलिटी में जो मैं कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। हाँ, एक चीज है, पीछे 2 साल का एक वो पैंडेमिक पीरियड था। उस पैंडेमिक पीरियड में बहुत कुछ ऐसा हो गया है जिसके कारण शरीर में भी काफ़ी कमजोरियां आ गई। ओवरऑल माहौल भी ऐसा था कि मूवमेंट जो थी वो कम थी। लेकिन मेरा ये मानना है धीरे धीरे करके शायद मामला ठीक हो जाएगा अब, और देयर विल बी रिफॉर्म इन मेनी थिंग्स एंड एक्टिविज्म जो है वो अब बढ़ेगा। मुझे अंत में ये बताइएगा, क्या आप कश्मीरी पंडित समुदाय से ये वादा करते हैं कि आप कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए 2 सीटें लेजिस्लेटिव असेंबली में कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व करा पाएंगे? देखिए, मैंने 5 के लिए बात की है और डिलिमिटेशन कमीशन के सामने मैं 2 बार उपस्थित हुआ हूं। उनके साथ में 28-29 को फिर मिलेंगे। अभी 28-29 को वो आ रहे हैं। आई विल बी मीटिंग देम अगेन हियर एंड आई विल बी पुटिंग माय पॉइंट आउट। देखिए, मेरा जो संघर्ष है उसमें जीत और हार जो है वो हमने कभी भी इशू नहीं बनाया है। इशू किस चीज़ को बनाया है? इशू हमने इस चीज़ को बनाया है कि हम अपना इनपुट दें, हम अपना संघर्ष करें और हम अपने कर्मों पे खरे उतरें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चुरंगू। आपने सुन लिया, इनसे कश्मीरी पंडित समुदाय को लेकर ये रिप्रेजेंट भी करते हैं उसको। इन्होंने ये कहा कि पीछे कोविड का एक पीरियड था, उसमें बहुत कुछ ऐसा हो गया कि बहुत कुछ जो करना था वो नहीं कर पाए, लेकिन अब दोबारा से हमने शुरुआत की। और साथ में ये भी कहा कि हमने डिलिमिटेशन कमीशन से मांग की है कि आप 5 सीटें कम से कम कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए रिजर्व कर दें।